चलिए, सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हमने चैप्टर का नेम मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो जगह भी हमारे काम के इस्तेमाल आ चुकी थी। चैप्टर 3 है ये, और बुक का नाम है द सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये बुक है 12th क्लास की, और जो हम चैप्टर 3 कर रहे हैं इसका नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, हम उसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं। भारत के लोकतंत्र की यात्रा को समझ रहे हैं, उसकी उतार चढ़ाव, उसके भीतर समाये कई गुणों को, उसके महत्व को, भारत के परिदृश्य में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखना है लोकतंत्र को, इस कंसेप्ट को हम समझ रहे हैं इस डेमोक्रेसी की स्टोरी में। इसके तहत हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जिस टॉपिक में मुख्यतः बल इस बात पर दिया गया था, करमजीत, कंधे गर्दन में कई बार जकड़न रहती है ना, तो खोल के बैठना है बेटा। तो क्या रहता है करमजीत, पहले वाले टॉपिक में फोकस इस बात पर था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेडरॉक है हमारी डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का बेडरॉक कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन बेटा। मुझे लगा कहने लगी थी पेन। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है वो बेडरॉक, इसको समझने के लिए हमने समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन किन वैल्यूज़, किन आइडियोलॉजीज़, आइडियाज़, पर्सपेक्टिव्स से नर्चर्ड है, भरा हुआ है। हमने बुनियादी विचार, बुनियादी ढांचा, बेसिक फीचर, बेसिक स्ट्रक्चर, कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड किया। हमने समझा कि वो वैल्यूज़ अगर हम उस कॉन्स्टिट्यूशन से सेपरेट कर दें तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए प्रोविजंस की आउटकम डिफ़र कर सकती है। तो वैल्यूज़ को हमने बहुत अच्छे से समझा। हम कंक्लूड कर पाए कि प्रीएम्बल यदि वैसा है जैसा वो आज है तो ऐसा क्यों है, और ऐसा प्रीएम्बल होने से क्या अंतर पड़ जाएगा। हमने इक्वलिटी के कंसेप्ट पर डिस्कशन की कि क्या वो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के बिना कंप्लीट है। हमने समझा कि विश्व भर से हमने इन विचारों को ग्रहण किया। हमने अंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए समझा कि यदि फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात करता था तो वो चूक गया इक्वलिटी ही प्रदान करने में। वहीं रशियन रेवोल्यूशन जहाँ इक्वलिटी देने में सफल रहा, वो लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के मामले में चूका है। तो अंततः अंबेडकर बुद्धिज़्म के सिद्धांत के साथ जाते हैं, जिसमें उन्हें लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का एक समन्वय मिलता है, एक इनमें इनकी पालना तीनों की एक साथ मिलती है। हमने इस तरह से समझा कि क्यों इक्वलिटी के साथ लिबर्टी भी ज़रूरी है, क्यों फ्रेटर्निटी भी ज़रूरी है, क्यों जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो वो सिर्फ पॉलिटिकल ना होकर के सोशल और इकोनॉमिक भी होना चाहिए, क्यों जब हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो वो पॉलिटिकल ही ना हो करके स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी भी होनी चाहिए। हमने समझा कि ऐसे भारत के क्या हालात थे जिसकी वजह से हमने लोकतंत्र को इतना कॉम्प्रिहेंसिव, इतना हॉलिस्टिक, इतना वाइब्रेंट बनाने की कोशिश की कि हमने उसमें इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को इतना डीप बना दिया, हमने लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को इतना डीप बनाया, जस्टिस के कॉन्सेप्ट को इतना डीप बनाया। ये क्यों बनाया हमने समझा, वो हमने उन वैल्यूज़, उन आइडियाज़ वाले टॉपिक में समझ लिया है कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी, भारत किन विदेशी शक्तियों के हाथों जूझ रहा था, कैसे हमारे संविधान सिर्फ़ और सिर्फ विदेशी प्रभाव का ही नतीजा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टर्न लिबरल आइडियाज़, वेस्टर्न लिबरल थॉट, डेमोक्रेसी ही हमारे संविधान को परिभाषित नहीं करती है। हमारा संविधान हमारे ही एपिक्स, हमारे ही फोक, हमारे ही अलग अलग तरह के कल्चरल टेक्स्ट में होने वाली अनंत प्राचीन काल से अब तक की डिबेट्स, डिस्कशंस, डेलिब्रेशन से भी प्रभावित है। भारतीय प्रकृति ही यही थी कि यहाँ पर विचार रखे जाते थे और उन विचारों पर प्रश्न उठाए भी जाते थे, उन प्रश्नों के उत्तर भी होते थे। तो हम इस तरह के एक समाज के रूप में हमेशा से ही बसते रहे हैं। बस एक नए समय में, एक आधुनिक काल में, राजनीतिक परिदृश्य में हमने पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्न लिबरल आइडियोलॉजी और थॉट के उस विज़न को आत्मसात करके अपने ही ग्रंथों को, अपनी ही रीतियों को, अपने ही इतिहास को दोबारा टटोला है, उसको फिर से समझा है, रीथिंकिंग की है, उसका रीइंटरप्रिटेशन किया है और उसको फिर रीइस्टेब्लिश किया है इस नए विचार के तहत। तो वो हमने पहले टॉपिक में समझ लिया। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ रहे हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी का एक बेडरॉक है, तो फिर ये भी बड़ी बात बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये चीज़ आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज्ड फ्रॉम इंटेंस एंड ओपन डिस्कशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद भी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंटेंस और ओपन डिस्कशन से उभर के आया है ना।
और वही कॉन्स्टिट्यूशन बेडरॉक है हमारी डेमोक्रेसी का। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत के वैल्यूज़ आइडियाज़ तो हमने समझ लिए, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से उभरा है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब अगला पड़ाव बनती है कि अब उसे समझा जाए। हर जगह टेस्ट लगा के देख रहे हैं। अगर आज के भारत के लोकतंत्र को समझना है तो आज का भारत का युवा, भारत के नेतागण, भारत की तमाम भारतीय राज्य की संस्थाएं जैसे कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इन सबका अधिकार बनता है कि ये संविधान, ये देश लोकतांत्रिक है। इसके लिए अलग अलग चरण पर जा कर के लोकतंत्र के सभी टेस्ट अप्लाई करके देखें कि क्या हमारा लोकतंत्र उन सभी टेस्टों पर खरा उतरता है जिनसे एक वृहद संपूर्ण लोकतंत्र उभरता है। उसे जांचने के लिए पहले हमने संविधान को आधार बनाया लोकतंत्र का, और वो सफल रहा क्योंकि वो उन मूल्यों की बात करता था जिनसे लोकतंत्र है। तो संविधान अभी इस स्केल पे सफल पाया गया है। अब संविधान को इस स्केल पे सफल पाना है कि उसे बनाने वाले कौन थे, बनाने की प्रक्रिया कैसी थी, बनाने के समय में कौन कौन से प्रोसेस फॉलो हुए, बनाने वाली संस्था जो है वो कैसे चुनी गई, उसने क्या प्रक्रिया की पालना की। अब ये सारे विचार भी करने जरूरी हैं। तो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नहीं कमल, हम टिपिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात बिल्कुल भी उस पॉलिटी के मैनर में नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेट, उसका कब बना, उसका फलाना डमकाना, वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन का पर्पस दूसरा था। यहाँ पर अब हम, जब मैं आवाज़ कितनी नर्म निकाल रहा हूँ, ज़रा खुल के आते, यहाँ पर जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिक्र करेंगे उसका पर्पस रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डेमोक्रेटिक ही कॉन्सेप्ट को इस्टेब्लिश कर रही थी। चाहे चुनावों की बात कर लें, चाहे उसके डिबेट डिस्कशंस की बात कर लें, चाहे प्रत्येक जो उसके तहत नियम बनाया गया है, आर्टिकल, उसको पारित करने की बात कर लें, हम इसको सिद्ध करेंगे। ओके, आरंभ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, जब हमने ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज्ड फ्रॉम इंटेंस एंड ओपन डिस्कशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो फिर लिखा गया है, अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के विषय में लिखा है कि विजन और आइडियोलॉजिकल कंटेंट, विजन और आइडियोलॉजिकल कंटेंट एज वेल एज द प्रोसेस और प्रोसीजर बाय विच इट, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, वाज डेमोक्रेटिक। वो कहते हैं कि जो विजन और आइडियोलॉजिकल कंटेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और दूसरा प्रोसेस और प्रोसीजर जिसके तहत वो बनी है, वो डेमोक्रेटिक था। वी विल डिस्कस अबाउट दैट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहला टॉपिक था इस चैप्टर के तहत कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बेड रॉक ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी, और दूसरा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, अ हिस्ट्री। इस पर आए, इसके पहले आपको कुछ समझना होगा। कुछ है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोर्ड पे नहीं लिखा, मैं इस लेक्चर के आरंभ में आपको बताना चाहता था, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट वाला पर्पस और कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ वाला पर्पस दोनों रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं आपके सामने 1931 का कराची का कांग्रेस का रेजोल्यूशन पढ़ता हूँ। एक बार उसके प्रावधान पढ़ दूँ, फिर इस लेक्चर के वाया वो सारे जस्टिफाई होते रहेंगे। व्हाट स्वराज विल इंक्लूड, स्वराज में क्या हो, स्वराज्य जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसकी बात करनी है हमने। तो कराची रेजोल्यूशन कांग्रेस का कहता है, स्वराज एज कंसीव्ड बाय द कांग्रेस शुड इंक्लूड रियल इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द मासेस। जब स्वराज आती है बात, जब गांधी जी के स्वराज्य की बात आती है, जब बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जब 1905 में और 6 में गोपाल कृष्ण गोखले के तहत कांग्रेस के सेशंस में स्वराज्य शब्द का प्रयोग होता है, स्वराज्य का अर्थ केवल राजनीतिक तौर पर ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त कर लेना, स्वयं का एक राज्य, स्वयं का एक तंत्र बना लेना, यही नहीं है। आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी हम उन सभी उत्पीड़नों से मुक्त हों, समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति सशक्त हो, अपने जीवन के बड़े आयामों को, बड़े मूल्यों को सिद्ध कर सके, प्राप्त कर सके, यह स्वराज्य का उद्देश्य होता है। सो स्वराज एज कंसीव्ड बाय द कांग्रेस शुड इंक्लूड रियल इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द मासेस। द कांग्रेस डिक्लेयर्स
that no constitution will be acceptable to it unless it provides or enables the Swaraj government to provide for आगे के बिंदु। तो इस समय में 1931 में अभी बात ये नहीं आई है कि भाई अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना करके हम किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं या बनाएंगे, या देश एकदम से आज़ाद होने की बात आई। यहाँ पर तो अंग्रेज़ी सरकार जो आपको कदम दर कदम कॉन्स्टिट्यूशन देती थी अलग अलग लॉज की फॉर्म में, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस या कॉन्स्टिट्यूशनल रिलैक्सेशंस या गारंटीज़ कहते थे। जैसे 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स था, या 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ, या 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ। ये इस तरह से पड़ाव दर पड़ाव, पार्ट एंड पार्सल मैनर में आपको संवैधानिक अधिकार मिलते थे, लेकिन एक संपूर्ण संविधान नहीं मिला। वो तो ब्रिटेन का था अपना। तो उसमें यहाँ पर कांग्रेस ये मान रही है, ये कह रही है कि कांग्रेस डिक्लेयर कर रही है 1931 में दैट नो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एक्सेप्टेबल टू इट, कि अब जो अंग्रेज़ों की तरफ से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मिलेंगे वो तब तक एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। नो कॉन्स्टिट्यूशन विल बी एक्सेप्टेबल टू इट अनलेस इट प्रोवाइड्स, या तो वो सीधे दे और इनेबल्स द स्वराज गवर्नमेंट, या फिर जो हमारी आगे जो सरकार बनेगी, जो चुनाव होंगे, या तो हमें इनेबल करें या सीधे संविधान वो प्रावधान दे कि हम ये सब कर सकें। जो क्या है वो ये है, पहला फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड मीटिंग। आज हमारे फंडामेंटल राइट्स में ये है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड मीटिंग। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ ऑल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, ऑल सिटीजन्स शैल बी इक्वल बिफोर द लॉ, नो डिसेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड और प्रोफेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, equal rights and duties for all in regard to public wells, schools, etc. All to have right to bear arms in accordance with regulations. हथियार रखने की अनुमति सिर्फ कुछ लोगों को ना दी जाए ताकि वो दूसरों को डोमिनेट करें, सबको ये अनुमति मिले लेकिन नियमों के तहत। No person to be deprived of property or liberty एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। आज भी आपकी ज़मीनें ली जाती हैं तो कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही। रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट, एडल्ट सफरेज, फ्री कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, नो टाइटल्स टू बी कॉन्फर्ड, किसी को कोई राजाधिराज, महाराज ऐसे कोई टाइटल्स नहीं रहेंगे। और आर्टिकल 18 टाइटल्स को एबोलिश करता है आज फंडामेंटल राइट के अंदर। फ्री कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, मैं आर्टिकल ही बताते जाना चाहिए था मुझे, मैं बता नहीं रहा हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, एसोसिएशन एंड मीटिंग, पहला जो प्रावधान है वो आज के हमारे संविधान का आर्टिकल 19 बना। दूसरा प्रावधान इसका फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमारे आज के संविधान के आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ ऑल कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस, हमारे आज के संविधान में आर्टिकल 25 से 28 में रिलीजन वाइज आता है। आर्टिकल 29 और 30 के बीच में लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और माइनॉरिटीज़ के नाम पर आता है। ऑल सिटीजन शैल बी इक्वल बिफोर द लॉ, ये हमारे आज के संविधान में आर्टिकल 14 में आता है। नो डिसेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेड और प्रोफेशन ऑन अकाउंट ऑफ रिलीजन, कास्ट और सेक्स, ये हमारे आज के संविधान में आर्टिकल 15 के तहत आता है और आर्टिकल 16 के तहत आता है। 15 डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करता है, आर्टिकल 16 रिक्रूटमेंट इन द गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह की भी डिस्क्रिमिनेशन का निषेध करता है, और यही डायरेक्टिव प्रिंसिपल का भी हिस्सा बनेगा। इक्वल राइट्स एंड ड्यूटीज़ फॉर ऑल इन रिगार्ड टू पब्लिक वेल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा, आर्टिकल 15 की बात हो रही है। ऑल टू हैव राइट टू बियर आर्म्स इन अकॉर्डिंग्स विद द रेगुलेशंस, ये हमारे लीगल लॉज के तहत आ जाएगा। नो पर्सन टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, प्रॉपर्टी का एक अधिकार आर्टिकल 19 के तहत आता है और एक आर्टिकल 300A के तहत आता है। लेकिन उन दोनों में बात यह है कि भाई कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त संपत्ति नहीं ली जा सकती किसी की। रिलीजियस न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट, राज्य का धर्म नहीं रहेगा कोई भी, ऐसा 25 से 28 के बीच में प्रमाणित होता है और ऐसा आर्टिकल 14 में भी प्रमाणित होता है, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ। एडल्ट सफरेज की बात होती है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात होती है। ये भी हमारे जो पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं जिनमें वोटिंग का राइट है, इलेक्टोरेट का राइट है, वोटिंग
इलेक्टोरल कॉलेजेस की बातें हैं, वहाँ पर ये सारे प्रावधान नज़र आते हैं। कैपिटल नो टाइटल्स टू बी कैपिटल पनिशमेंट टू बी एबोलिश्ड अभी ये हुई नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 के तहत आप इसको देख सकते हैं कि किसी का जीवन आप विधि सम्मत बनाई गई प्रक्रियाओं के अतिरिक्त नहीं ले सकते हैं और जीवन डिग्निफाइड होगा। बट कैपिटल पनिशमेंट आज भी हमारे देश में है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड राइट टू सेटल एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट देयर ऑफ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 में आता है। प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड सूटेबल मशीनरी for settlement of dispute between employer and workers and protection against old age sickness etc. आर्टिकल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत आर्टिकल 39 के अंदर आता है। ऑल लेबर टू बी फ्री फ्रॉम कंडीशंस ऑफ सर्फडम, किसी के साथ भी दास्ता जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 को देख लें तो उसमें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार आता है और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर भी आता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात वहाँ पर हो रही है। चिल्ड्रन नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन माइंस एंड फैक्ट्रीज़, ये आर्टिकल 23 और 24 के तहत ये चीज़ें आती हैं, फंडामेंटल राइट के अंदर आती हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती और चाइल्ड लेबर नहीं हो सकता है। राइट्स ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स टू फॉर्म यूनियंस, ये भी आर्टिकल 19 के तहत आता है, आप यूनियंस बना सकते हैं। रिफॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड टेन्योर एंड रेंट, एग्जम्प्टिंग रेंट एंड रेवेन्यू फॉर अनइकोनॉमिकल होल्डिंग्स एंड रिडक्शन ऑफ ड्यूज पेबल फॉर स्मॉलर होल्डिंग्स, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आते हैं सारे। इनहेरिटेंस टैक्स ऑन ग्रेजुएटेड स्केल, ग्रेजुएटेड स्केल के तहत आपको टैक्स लगाना है। और जो इनहेरिटेंस टैक्स है, जो संपत्ति आपको पीछे से आ रही है, या जो हमारे देश में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ करना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना, इसके तहत प्रोग्रेसिव स्केल पर टैक्स लगाना, कम आमदनी वालों को कम लगाना, ज़्यादा आमदनी वालों को ज़्यादा लगाना, ये सारे प्रावधान भी इसकी कल्पना डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी की गई है। बाद में जो टैक्सेशन के रिलेटेड कानून बनाए गए हैं उसके तहत ये आते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है, पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स बनते हैं। रिडक्शन ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर बाय एटलीस्ट हाफ, ये हमारा संकल्प है कि हम खर्चा कम करेंगे मिलिट्री पर, हर बार बजट में इस पर डिबेट होती है। नो सर्वेंट ऑफ स्टेट ऑर्डिनरली टू बी पेड अबव ₹500 पर मंथ, अब ये उस समय की बातें हैं कि भारतीय धन का उपयोग ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अपने ऑफिसर्स को रिच करने के लिए कर रही थी, तो इसलिए फिर ये संकल्प लिया गया कि 500 रुपये से अधिक किसी को पर मंथ तनख्वाह नहीं देंगे। भारतीय राजस्व भारतीय लोगों की भलाई के लिए उपयोग होगा, ना कि जो ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, हम उनको इनरिच नहीं करेंगे। तो उसकी एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, इस तरह के जो भी टैक्सेस हैं जो आम जनमानस से जीवन का भी अधिकार तक छीन लेते हैं, इनको ख़त्म किया जाएगा। ऐसे ग्रॉस टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, ये पोल टैक्स कहलाते हैं, यानी कि आपने पर हेड एक टैक्स लगा दिया, उसकी आमदनी को देखे बिना, उसकी आर्थिक परिस्थिति को देखे बिना आपने एक टैक्स लगा दिया। सच टैक्सेस आर नॉट गुड। प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजिनियस क्लॉथ अगेंस्ट कंपटीशन ऑफ फॉरेन क्लॉथ, तो इस तरह के प्रावधान आज हमारे कई तरह के मैनुअल्स में हैं, लॉज कंपनीज़ के तो लॉज हैं, उसके तहत एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज़ हैं, कस्टम की पॉलिसीज़ के तहत हैं कि हम अपनी भारतीय उद्योग धंधों को कैसे संरक्षण दे सकते हैं, विदेशी उद्योग धंधे के सामने हम उसे खड़ा कैसे कर सकते हैं। 1950 से 1990 के बीच में इन नियमों की पालना हुई भी है। करेंसी एंड एक्सचेंज, टोटल प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, आर्टिकल 45 मेरे ख्याल से आर्टिकल 43 है या 45 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो इसकी बात करता है। करेंसी एंड एक्सचेंज इन नेशनल इंटरेस्ट, जो भी करेंसी की वैल्यू रखी जाए और जो भी एक्सचेंजेस किए जाएँ और एक्सचेंज रेट्स हों वो नेशनल इंटरेस्ट में हो, इस चीज़ का ध्यान रखा जाए। इतनी करेंसी ना कम आंकी जाए कि भारत के लोगों को नुकसान हो जाए महंगाई से, इतनी अधिक भी ना आंकी जाए भारतीय करेंसी कि भाई वो लोगों की परिस्थितियों को ही ना समझ पाए और देश विदेशी संबंध, व्यापार, वाणिज्य, इनमें लोगों से जुड़ने से ही वांछित हो जाए। तो राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक्सचेंज रेट्स तय करने हैं और करेंसी को देखना है, उतनी ही छापनी है जितनी आवश्यक है और उतनी ही कम करनी है जितनी आवश्यक है। नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज, रेलवेज़ एट्सेट्रा, ये सारे लास्ट के जो लगभग 21 से शुरू हो गए नीचे के और प्रावधान है, ये सारे बता रहे हैं कि हमें कैसे ब्रिटिश कॉलोनियल इम्पैक्ट के अंदर उनकी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल पॉलिसीज़ ने लूटा, हमें उससे बचना है। हमने अपने उद्योगों को संरक्षण देना है, क्योंकि उस समय में वो विदेशी सरकार ऐसा नहीं कर रही थी, वो भारतीय उद्योग धंधों को ब्रिटिश उद्योग धंधों के सामने खुला छोड़ करके ख़त्म कर रही थी। हमारे प्रोडक्ट पर वहाँ जाने पर टैक्स लगता था, उनके प्रोडक्ट यहाँ आने पर कोई ड्यूटी लगती ही नहीं थी। ये सारे प्रावधान इसी तरह से इशारा कर रहे हैं।
नेशनलाइजेशन ऑफ की इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विसेज एंड रेलवेज़ एक लंबे समय तक प्राइवेट रही, रेलवे नेशनलाइज़ की जाए, की सर्विसेज नेशनलाइज़ की जाएँ ताकि उनका सही पहले तो विकास हो, उसमें जितना निवेश चाहिए उतना निवेश हो, भारत अपने पाँव पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर हो, भारत के अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो और देश के संसाधन देश के लोगों के हित में देश की ही संस्थाएं, देश के ही उद्योग इस्तेमाल करें। कोई प्राइवेट प्लेयर के हाथों में कमाई ना चली जाए कि जो देश के रिसोर्सेज को, देश की लेबर को, देश की वेजिटेशन और लैंड और माइनिंग को इस्तेमाल करके देश के लोगों का भला ना होने के बजाय प्रॉफिट अपनी फर्म में डालता रहे। इसके लिए इसका विचार रखा गया। रिलीफ ऑफ एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस एंड कंट्रोल ऑफ यूजरी, जो ब्याज पर पैसे देने का काम है, जो कि अनइंस्टीट्यूशनलाइज मैनर पर इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है किसानों को, इस तरह की यूजरी प्रैक्टिसेस को कंट्रोल किया जाए और जो किसानी कर्जे में डूबी हुई है उससे उसे मुक्त किया जाए। बहुत से प्रावधान आज आप देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड का प्रावधान है, दूसरा किसानों को लिमिट्स इशू की जाती हैं बैंक के द्वारा, तीसरा किसानों को सब्सिडाइज्ड रेट पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स के तहत उनको सब्सिडाइज्ड रेट पर लोन दिए जाते हैं, चौथा किसानी ज़मीन जब्त करने के लिए प्रावधान बड़े सख्त बनाए, इतना सरल नहीं है ये। इस तरह के बहुत से प्रावधान और तकरीबन बैंकों को नेशनलाइज करके, प्राइवेट थे हमारे बैंक, 1969 में बैंकों को नेशनलाइज करके किसानी क्षेत्र को भी ऋण उपलब्ध कराया जा सके बैंकिंग संस्थाओं के वाया इंस्टीट्यूशनल मैनर में, इसके प्रावधान किए गए ताकि किसानी क्षेत्र को कर्जे से मुक्त किया जाए, प्राइवेट मनी लेंडर के क्लचेस से मुक्त किया जाए और जो किसानों की ज़मीन है उनको कोई कब्जा ना सके ब्याज और असल लेने के नाम पर, तो उनकी ज़मीन उन्हीं के पास रहे, खेतीबाड़ी योग्य भूमि खेतीबाड़ी के ही क्षेत्र में रहे, इसका काम किया गया। मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर सिटीजन्स को मिलिट्री ट्रेनिंग का काम किया जाए। एनसीसी कैडेट आप देखते ही हैं, आज स्कूल से आरंभ होता है इस प्रक्रिया का और कॉलेज तक आप सबको मिलिट्री ट्रेनिंग इशू की जाती है। और अभी मिलिट्री ने, आर्मी ने नया प्रोसेस भी चलाया है जिसके तहत आप टूरिंग रिक्रूट के तौर पर 3 साल के लिए आर्मी में रिक्रूट हो सकते हैं, आर्मी का लाभ ले सकते हैं, देख सकते हैं आर्मी कैसे काम करती है। उसके बाद आप 3 साल के बाद यू आर फ्री, आप अपने किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो इसका तो कराची रेजोल्यूशन आज देखिए कहाँ है, सारा संविधान में। आप कहते हैं कि भाई 2 साल 11 दिन 18 दिनों में बैठ के एक संविधान बना दिया और आप कहते हैं भाई 1 व्यक्ति या 6 व्यक्ति 8 व्यक्तियों ने बना दिया मिलके। ऐसा नहीं होता है। संविधान भारत की एक लंबे समय की मांग थी। संविधान एक सच था उस समय का, जो सच हमें समझ आया कि विदेशी शासकों के अधीन संविधान उभरने का एक मार्ग था उस उत्पीड़न से जो हमारा हो रहा था। संविधान हमारा आपस में लिया गया सबका मिलजुल के एक वो वायदा, वो संकल्प था जिससे हमें लगता था हम अपना भविष्य उज्जवल कर लेंगे। संविधान हमारा जवाब था हम सबकी सांझी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थिति को जो हम एक देश के नाते भुगत रहे थे, अपने ही उत्पीड़न से भरे हुए सामाजिक कुरीतियों से और विदेशी शासन से। तो इसलिए भारत एक राष्ट्र के रूप में जब उभर रहा है तो वो स्वतः ही उभरेगा, क्योंकि संविधान क्या है? संविधान सीधे तरह से भारत की अभिव्यक्ति है। भारत की अभिव्यक्ति है जो अभिव्यक्त हुई है, एक्सप्रेस हुई है किसके द्वारा? भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों के द्वारा, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा, जिन्होंने ये चीज़ों को देखा, उनकी लोगों की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को समझा और उन डिमांड्स को आर्टिकुलेट करके कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। और ये मोतीलाल नेहरू की 1928 की नेहरू रिपोर्ट हो, चाहे 1931 का कराची रेजोल्यूशन हो, आप देख सकते हैं सब कुछ उसमें है। कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज़, आइडियाज़ तो पानी की तरह नजर आ रहे हैं। कोई झूठ तो आज अगर कोई संविधान को बदलने की बात करेगा या आज कोई इन विचारों से छेड़छाड़ करेगा, कैसे कर सकता है? ये तो किसी के दिमाग की सोच तो है नहीं, ये तो देश की एक ऑर्गेनिक सी डिमांड थी और ये ज़रूरी भी है देश के लिए। बस इन्हीं चीज़ों को अमूमन सुप्रीम कोर्ट बेसिक फीचर मानता है और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मानता है। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करने में कि क्या बेसिक फीचर है या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है, कौन मदद करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हुई डिबेट्स जो मैं आज पढ़ूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय कैसे लेता है। उस समय में अलग अलग स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिए गए संकल्प, लोगों का उन संकल्प पत्रों के प्रति समर्पण और समर्थन, और यहीं से उभरता है फिर हमारा प्रीएम्बल। दैट्स इट। इसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन के शब्द क्या कहते हैं, जुडिशरी समझ लेती है और काम उसके मुताबिक चलता है। दैट्स इट। तोड़ने मरोड़ने का कोई तरीका बन ही नहीं सकता है। किसी भी शब्द को आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि भावनाएं क्लियर हैं।
अलग अलग भावनाएं हर जगह पर नज़र आ रही हैं और उसके बाद आप तोड़ नहीं सकते हैं। आई बात समझ में? ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ये रिकॉर्ड्स मेंटेन कर पाए, ये खुशकिस्मती कि ये डाटा आज भी अवेलेबल है, और ये खुशी की बात है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान को इंटरप्रेट करने की अथॉरिटी एक नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को दी है, जो कि जुडिशरी है, और उसे भी रोका है कि अपने विवेक से मत करना, संविधान की व्याख्या अपनी डिस्क्रिशन से मत करना, जो अवेलेबल कंटेंट है उसको समझ के जो कंक्लूसिव बनेगी स्टेटमेंट्स या रिमार्क्स, उसके बेस पे चलना। और उसके लिए भी बेंचें बनाई जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस होती हैं, जिसमें मिनिमम 5 जज तो रहेंगे ही रहेंगे। तो इस तरह से वहाँ पर भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस बनाया गया है कि भाई इतने जजेस बैठें, विचार करें चीज़ों पर, फिर कार्रवाई चलेगी। ऐसा भी नहीं कि जजेस ने एक क्लोज डोर मैकेनिज़्म फॉलो करके जो उनको सही लगा सारी कमेंट्रीज़ पढ़ के, डॉक्यूमेंट्स पढ़ के उन्होंने इंटरप्रिटेशन, कार्रवाई चलेगी, वादी प्रतिवादी अपनी बातें रखेंगे, जो सब ओपोनेंट हैं वो अपनी बात रखें, सपोर्टर अपनी बात रखें, सारी बात कंक्लूसिव होगी। उनके पास कोई डाटा है तो प्रेजेंट कर दें, वो बता दें। पीछे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय में ये बड़ी डिबेट चली थी देश में कि मुसलमानों के भारत रहने और यहाँ से चले जाने को लेकर के, और जो पाकिस्तान में मुस्लिम हैं उनको भारत लाने को लेकर के अलग अलग लोगों के क्या स्टेटमेंट थे। तो गांधी जी के स्टेटमेंट्स उठा के दिखाए गए कि गांधी जी ने खुद वादा किया था, अमित शाह ने दिखाया स्टेटमेंट कि भाई उनको वापस लाना है, उनको बसाना है। और मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, गैर मुसलमानों को, जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनको लाना है, बसाना। तो देखिए वो उस समय की स्टेटमेंट्स का आज की राजनीति में बड़ा महत्व है। वो आज अवेलेबल हैं डाटा, उनको कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के साथ जोड़ करके सारा लार्जर पर्सपेक्टिव समझते हुए जुडिशरी इन चीज़ों को इंटरप्रेट करती है, क्योंकि ये हमारे संविधान के मूल्य हैं। फिर इन्हीं के साथ जोड़ के अब ये सारे की पर्सपेक्टिव आपने देखे, ये सारे एक व्यक्ति के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात हो रही है। आपको सभाएं, संस्थाएं बनाने की आज़ादी, देखिए कोई प्रतिबंध नहीं, आपको कहीं भी रहने, सहने, आने जाने की आज़ादी दे दी गई है, आपको अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दे दी गई, आपको काम धंधा रोज़गार करने की, आर्थिक रूप में संपन्न होने की आज़ादी दे दी गई, डिस्क्रिमिनेशन से जुड़े सभी प्रावधान खत्म कर दिए गए, धार्मिक स्वतंत्रताएं दे दी गई, सांस्कृतिक स्वतंत्रताएं लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डायलेक्ट की फॉर्म में दे दी गई, एजुकेशन की फॉर्म में दे दी गई, राज्य का कोई धर्म विशेष नहीं रहेगा, वो न्यूट्रलिटी। तो समस्त आपके जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रोवाइड किया गया है। आपको इक्वलिटी, प्रॉपर इक्वलिटी ऑफ पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की गई है। इस तरह से समानता हर तरह से देने का प्रयास किया गया है, या आपको विकसित होने देते हैं। आप अपने कंप्लीट चरम स्तर पर अपनी आर्थिक, अपनी राजनीतिक, अपनी सांस्कृतिक, अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति को ले जाएं, अपनी तरक्की को ले जाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस किसी और के मार्ग को भंग ना करें, देश की न्याय व्यवस्था को आहत ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करें, बाकी चिल करो जो करना है, कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस इसकी अनुमति यहाँ पर है। तो प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, प्रियम्बल भी वही कह रहा है, जैसे प्रियम्बल की बातें इन लिखे हुए कराची रेजोल्यूशन से मैच कर जाएंगी। प्रियम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, that is social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. That's it. ये हमारा प्रियम्बल है। देखिए एक पैराग्राफ में सारा संविधान समा गया आपका, वो मूल्य हैं, उन्हीं को जोड़ के देख लीजिएगा इन डिबेट्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ। ओके, जस्ट एंजॉय द लाइफ, प्रोसेस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एक बार देश की नब्ज़ के घोड़े पे चढ़ गए ना तुम, तो घोड़े के पाँव के नीचे नहीं रौंदे जाओगे,
उसकी लगाम पकड़ के तगड़ तगड़ दौड़ोगे उसके साथ। तो फिर हम कहते हैं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आंसर कहाँ से देंगे। बात यह है तो या तो हम घोड़े के पीछे हैं या उसके आगे हैं या बाएं दाएं। बाएं दाएं तो चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, पीछे हैं तो पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आगे हैं तो बचने का प्रयास कर रहे हैं। घोड़े के ऊपर आओ, बात तब बनेगी। ना बाएं दाएं, ना पीछे, ना आगे, बस इस पर सवार होना है, फिर तुम खिलाड़ी हो। बाकी उस पर सवार हो के उसकी नकेल खींच के उसका कहीं जाम ना कर देना सब कुछ। कई हुए हैं सवार ऐसे भी, वो सवार हो गए उस घोड़े पर और फिर उन्हें ऐसा लगा, वो घोड़े के कुछ हिस्सों पर सवार तो हो गए, लगाम हाथ में तो आ तो गई, लेकिन उनको लगा कि अब जब जो सवार है सब वैसा ही हो जाए। वो घोड़ा किस मार्ग पे चलेगा इसका एक फार्मूला भी उस रथ में मेंशन था, उसको पढ़ना भूल गए, तो वो फिर तानाशाह हो गए। कहते घोड़ा तो हमारी मर्जी से चलेगा। घोड़े को दौड़ाने लगे बाएं दाएं, इधर उधर, सब कुछ नुकसान हो गया। फिर देश की जनता आई, कहती तुमको घोड़ा दिया था, घोड़े पे चढ़ के मस्त आ गए हो तुम, चलो उतरो नीचे। तो नीचे उतार देते हैं, घोड़ा भी ले लेते हैं, फिर हम ठंडे होके बैठ जाते हैं। समझ में आई? घोड़ा बेटा एक समय के लिए मिलता है, वो चुनाव के वाया मिलता है। जो जनता घोड़ा देती है घोड़ा ले भी लेती है। ओके, बस ये कहानियाँ हैं। चलें आगे बढ़ें। गांधी जी की बात बड़ी ज़रूरी है। जब हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स देखते हैं अ हिस्ट्री, तो 1939 में गांधी जी क्या करते हैं। गांधी जी देखिए जर्नल, मैगजीन्स, अखबारें लिखा करते थे। देखिए करणवीर, आज की डेट में क्या होता है कि तमाम तैयारियों की जब हम बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की या किसी भी तरह की प्रेपरेशन की, लिखना बड़ा मुहाल हो जाता है, तो लिखने में बड़ी कठिनाई होती है। और गांधी जी शौकिया या अखबार लिखते रहते थे, मैगज़ीनें लिखते थे, जर्नल लिखते थे। लिखते ही होंगे भाई, हवा में तो नहीं करते होंगे कि छप जाता था। गांधी की लिखी हुई रिकॉर्ड में है, जाके निकाल लेना। और ऐसा भी नहीं होगा ये ऐसे बैठ के लिखते रहते होंगे। इतनी कापियाँ छपनी हैं, लोगों तक पहुंचनी है, तो प्रिंट सेटअप में लेटर सेट करने होते थे। ठीक है, पहले ड्राफ्ट लिखा जाता है, कच्चा माल, फिर उसके अकॉर्डिंग लेटर सेटल होते हैं, फिर छापे खाने में छापा होता है, फिर लोगों तक पहुंचता है। बड़ी प्रक्रिया बड़ी लंबी रहती है। और मुझे नहीं लगता कि इसके पैसे भी मिलते होंगे, कुछ कमाई करते होंगे, वरना वे तो व्यापारी हो जाते, पर ऐसे तो नहीं थे। तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम में मार्च भी करते हैं, लोगों को प्रेरित भी करते हैं, गांव-गांव के दौरे करते हैं, अपना खुद का ज्ञान बढ़ाते भी, पढ़ते भी होंगे तभी तो ज्ञान है, वरना ऐसे कैसे बैठे रहते होंगे। अपना खुद का ज्ञान बढ़ाते हैं, भारत के प्रत्येक क्षेत्र, वर्ग, जलवायु को अच्छे से समझते भी थे, तो लोगों में विचरण भी करते थे, कई भाषाओं का ज्ञान रखते थे। फिर बैठ करके फ्री समय में बिना बिजली पानी पंखों के अखबार भी तैयार करते थे, मैगज़ीनें तैयार करते थे, जर्नल तैयार करते थे, है कि नहीं? तो बड़े लोग थे। ये भी प्रेरणा बहुत है। देखिए आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियो घूमते हैं, नोट पर उनकी फ़ोटो है और कोई उसी फ़ोटो पे भगत सिंह की फ़ोटो उभार देता है। देखिए अच्छी, यदि भगत सिंह से हम सच्चा प्रेम करते हैं तो हम गांधी की फ़ोटो के साथ ये नहीं कर सकते। गांधी भगत सिंह का आपसी समीकरण जो भी रहा हो, चलिए वो तो बहुत पढ़ाई का विषय है, पढ़ के समझ में आएगा, लेकिन जो ये फ़ोटो में बनाते हैं, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, यदि इनकी लिखी हुई कोई पर एक प्रति कहीं से भी प्राप्त हो जाए इस विश्व में, तो मैं ज़रूर दिखाइएगा। समझ में आई? तो उन्हीं गांधी के द्वारा ये लिखा गया अपने हरिजन में। हरिजन में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल का नाम था द ओनली वे। द ओनली वे, तो क्या था द ओनली वे? तो गांधी कहते हैं द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलोन कैन प्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिजिनस टू द कंट्री एंड ट्रूली एंड फुली रिप्रेजेंटिंग द विल ऑफ द पीपल। अब गांधी जी इस समय तक, गांधी, कांग्रेस, देश के बाकी स्वतंत्रता संग्रामी, वो अब तक अंग्रेज़ों की उस पार्ट एंड पार्सल नीति से आहत हो चुके थे कि भाई आप ये क्या है भाई, भारत को राजनीतिक तौर में नियंत्रित करने का ये क्या तरीका है। कभी आप 1773-74 में रेगुलेटिंग एक्ट ले आते हैं, फिर पिट्स इंडिया एक्ट ले आते हैं, फिर काउंसिल एक्ट आता है, फिर 1813 का चार्टर एक्ट आता है, फिर 33 का आता है, फिर 1858 का आता है, फिर 1861 का काउंसिल एक्ट आता है,
फिर 1892-93 का काउंसिल एक्ट आता है, फिर 1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आता है,